नेहा और शिल्पा अपनी अपनी गोद में बच्चों को लेकर बैठी होती है। बच्चे कभी ताली बजाते, कभी गेंद उछालते, कभी दादाजी की मूंछ पकड़ लेते। दिव्या पास ही बैठी बच्चों को गाना सुना रही होती है। अरे वाह, हमारे घर का सबसे बड़ा खिलाड़ी तो यही निकला। कमला देवी भी बच्चों को प्यार कर रही होती है, लेकिन उनकी नजर बार बार उस बंद कमरे की ओर जा रही होती है जहां माया अक्सर बंद रहती है। पता नहीं माया को क्या हो गया है, जब देखो कमरे में ही घुसी रहती है। माना इसकी कोई औलाद नहीं है, लेकिन इन बच्चों के साथ तो खेल ही सकती है। जब देखो उस काल कोठरी में बंद रहती है। कमला, जो भी बोलती हो सोच समझ कर बोला करो। घर में और भी बच्चे हैं, उनके कान भी हैं। तो इसमें मैंने गलत क्या कह दिया? 8 साल हो गए हैं उसकी शादी को और अभी तक बच्चा नहीं है। ज्यादा ड्रामा मत करो, किसी की तकलीफ को तमाशा मत बनाओ। मम्मी, दीदी का मन नहीं लगता हमारे साथ। हम बहुत कोशिश करते हैं कि वो हमारे पास बैठे हैं, बच्चों के साथ खेलें, लेकिन वो बात ही नहीं करती। हाँ मम्मी, हम बुलाते हैं पर वो बस मुस्कुरा देती है और चली जाती है। मन लगेगा कैसे? जब कोई मन लगाएगा ही नहीं तो मन भी नहीं लगेगा। मम्मी, कभी कभी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। दीवार घड़ी ने टिक टिक करते हुए रात के 3 बज रहे होते हैं। अचानक नेहा की नींद खुल जाती है। उसका गला सूख रहा होता है। वो चुपचाप उठती है और रसोई में जाती है। तभी उसकी नजर माया जी के कमरे पर जाती है। लाइट जली होती है। वहां से साफ साफ टिक 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 की आवाज आ रही होती है, जैसे कोई मशीन लगातार चल रही हो। इतनी रात हो गई है, दीदी के कमरे की लाइट अभी तक क्यों जली हुई है? 3 बज रहे हैं, वो अभी तक सोई नहीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सीढ़ियों के पास नजर पड़ी तो उसका दिल तेज धड़क रहा होगा। महेंद्र नीचे ड्राइंग रूम के सोफे पर सो रहे होते हैं। कंबल आधा गिरा होता है। दीदी कमरे में है और भैया नीचे सो रहे हैं, ऐसा क्यों? वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं करती, बस पानी का गिलास लेकर चुपचाप अपने कमरे की ओर लौट गई। सुबह सुबह महेंद्र ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा होता है। टाई ठीक करते हुए अचानक कहता है, मम्मी, गैस रूम है ना, उसे आज साफ कर देना। अब मैं वहीं रहूंगा। क्यों बेटा, क्या बात हो गई तुम दोनों के बीच? कमरा तो एक ही है। नहीं मम्मी, रात में मेरा काम बहुत बढ़ गया है। देर तक जागना पड़ता है और फिर वो भी मेरे चक्कर में उठी रहती है। ठीक है बेटा, मैं करवा दूंगी। थोड़ी देर बाद नेहा शिल्पा और दिव्या को एक कोने में बुलाती है। पता नहीं क्या चल रहा है। रात को मैंने देखा भैया सोफे पर सो रहे थे और आज गेस्ट रूम मांग रहे हैं। सच? और दीदी के कमरे की लाइट दिन में तो बंद ही नहीं होती और रात को भी पूरी रात जली रहती है। मैंने कई बार सुना है रात में उनके कमरे से कोई अजीब सी आवाज आती है। टिक टिक की आवाज, जैसे कोई मशीन चल रही हो। पर ऐसा क्यों? भैया अलग सोते हैं, दीदी अपने ही कमरे में अलग रहती हैं। कुछ तो माजरा है और वो माजरा ठीक नहीं लग रहा। तीनों देवरानियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अगली रात इस बार शिल्पा की नींद खुलती है। वो दबे पांव रसोई की ओर चली जाती है। जैसे ही उसने किचन की लाइट जलाती है, उसकी नजर सीढ़ियों की तरफ जाती है। माया के कमरे की लाइट जली होती है और टिक टिक की आवाज भी आती है। शिल्पा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नेहा सही कह रही है, इतनी रात हो गई फिर भी दीदी जाग रही है। वो थोड़ा आगे बढ़ी, कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है। आवाज लगातार आ रही होती है। शिल्पा ने जल्दी से पानी भरा और बिना पीछे देखे अपने कमरे में लौट जाती है। अब शक पूरी तरह पक्का हो जाता है। अगली सुबह आंगन में तीनों देवरानियां धीरे धीरे बातें कर रही होती हैं। अरे यार, तू तो सही कह रही थी। रात को दीदी के कमरे की लाइट जली हुई थी और वही टिक टिक की आवाज। मैंने कहा था ना, ये कोई आम बात नहीं है। पर सवाल ये है कि वो करती क्या है? दिन रात लाइट, ऊपर से कमरे में ताला। तभी पीछे से आवाज आती है। माया कमरे से बाहर आती है। चेहरे पर मुस्कान बिल्कुल सामान्य होती है। माया बेटा, मेरे लिए जरा चाय बना दे। जी मम्मी, अभी बना देती हूँ। वो रसोई की तरफ चली जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, दिन में दीदी कितने प्यार से पेश आती हैं। हाँ, लेकिन रात होते ही इन्हें क्या हो जाता है, जैसे कोई और ही इंसान बन जाती हूँ। मुझे तो लगता है इनके कमरे में कोई खुफिया राज छुपा है। और वो राज इसीलिए छुपा है क्योंकि उनके कमरे में हमेशा चाबी लगी रहती है। तूने कभी देखा है उनका कमरा खुला? कभी नहीं, एक दिन में भी नहीं। अगले दिन गली के कोने पर कमला देवी मोहल्ले की औरतों के साथ खड़ी होती है। कमल जी, मेरी बहू को तो 2 साल में ही बच्चा हो गया। आपके घर में कब खुशखबरी मिलेगी? माया को तो पूरे 8 साल हो गए। पता नहीं बहन जी, माया का तो कुछ समझ ही नहीं आता। वो तो शायद ऐसे ही रहेगी पूरी जिंदगी। अरे इतनी देर क्यों? कुछ इलाज उलाज नहीं कराया? कितनी बार कहा है उसे अब एक बच्चा कर लो, लेकिन वो कभी सुनती ही नहीं। और सुना है पूरे दिन कमरे में ही कैद रहती है, न घर का काम न किसी से बात। हाँ बहन जी, आपको क्या बताऊं, घर के अलग ही राज चल रहे हैं। अब तो महेंद्र भी अलग सोने लगा है। अरे
आपकी दोनों छोटी बहुओं के तो बच्चे हो गए, अब उनसे ही कहो जल्दी जल्दी खुशखबरी सुनाए। हाँ बहन जी ठीक, अब मैं चलती हूँ। माया ये सब सुन लेती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, आंखें नम, लेकिन चेहरे पर गुस्सा होता है। ये समाज ऐसा ही सबको परेशान कर देता है। अगर कोई एक परंपरा तोड़ दे तो उसे दोषी ठहराने लगते हैं। किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि सच क्या है, सब बस फैसला सुना देते हैं। अगले दिन ड्राइंग रूम महेंद्र अकेले सोफे पर सोए होते हैं, कंबल आधा गिरा हुआ और चेहरा थका हुआ। ऊपर माया के कमरे की लाइट जल रही होती है। देख रही है भैया फिर नीचे ही सो रहे हैं। पति पत्नी होकर भी दोनों अलग अलग। उसी पल ऊपर से फिर वही आवाज आती है, टिक टिक। अगर सब ठीक होता तो ऐसा सन्नाटा नहीं होता। तीनों देवरानियों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर माया अपने कमरे में करती क्या है। अगली सुबह कमला देवी ने आखिरकार माया से पूछ ही लेती है, तू पूरा दिन अपने कमरे में क्यों रहती है? ना किसी से मिलना जुलना, ना बच्चों के पास आना। माया का चेहरा पल में बदल जाता है, उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलकने लगता है। मेरी मर्जी मम्मी। अरे ये क्या बात हुई भला? मुझसे सवाल करना बंद कीजिए। और वो तेज कदमों से वहां से चली जाती है। अगले दिन ड्राइंग रूम में रिश्तेदार बैठे होते हैं, बुआ जी, फूफा जी, कुछ और मेहमान भी। हंसी मजाक चल रहा होता है। रसोई में तीनों देवरानी मिलकर खाना बना रही होती हैं। माया भी वहीं खड़ी होती है, लेकिन उसका ध्यान बार बार रसोई से बाहर जा रहा होता है। कभी वो चुपचाप रसोई से निकलती तो कभी 2 मिनट बाद वापस आती और फिर कुछ ही देर में दोबारा अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ये सब मेहमानों की नजरों से छुपा नहीं रहता है। दीदी को काम तो कुछ करना होता नहीं है, मिनट मिनट में अपने कमरे में भाग जाती हैं। आज तो मेहमान भी सब देख रहे हैं। अरे कमला, माया क्या पूरे दिन कमरे में ही रहती है? पिछले 1 घंटे में 2-3 बार अपने कमरे में चली गई। अरे आपकी बहू तो कमरे में ही कैद रहती है। अरे नहीं नहीं, बस उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। मेहमान बात बदलकर कुछ और बातें करते हैं, लेकिन कमला देवी का मन अंदर ही अंदर उबल रही होती है। इस लड़की ने तो हमारा दिमाग खराब कर रखा है। ये उस कमरे का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी और न ही ये लोग सवाल करना। अगले दिन तीनों देवरानियां आंगन में बैठी सब्जी काट रही होती हैं। उनकी नजर बार बार ऊपर होती है, माया के कमरे की तरफ जाती है। तुमने नोटिस किया है, जब भी दीदी अपने कमरे जाती है पूरे घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देती है। हाँ, और खाना भी अपने कमरे में ही ले जाती है। पता नहीं दीदी हम सबके साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खाती। जरूर दीदी के कमरे का कोई राज है, हमें इसका पता लगाना पड़ेगा। लेकिन कैसे? चाबी तो हमेशा दीदी के पास रहती है, देखा है ना, उनकी साड़ी में टंगी रहती है। उसी वक्त नेहा की नजर सामने पड़ती है। माया फिर से अपने कमरे की ओर जा रही होती है। साड़ी के पल्लू से चाबी झूल रही होती है। चलो हम भी दीदी के पीछे पीछे चलते हैं, देखो वो फिर से कमरे में जा रही है। तीनों दबे पांव उसके पीछे चली जाती हैं। जैसी माया कमरे के अंदर घुसती है, दरवाजा बंद करने लगती है। उसी पल दरवाजा बंद होते वक्त कमरे के अंदर एक झलक दिखती है। कोने में रखा हुआ एक पुराना संदूक, मोटे लोहे के कुंडे वाला। ये तो पुराना सा संदूक है, लगता है दीदी की शादी में मिला होगा। पर इसमें ऐसा क्या खास है जिसके लिए दीदी दिन रात इस कमरे की रखवाली करती रहती है? दरवाजा पूरी तरह बंद हो जाता है। आंगन में तीनों देवरानियां बैठी हुई बातें कर रही होती हैं। उनकी नजर बार बार माया के कमरे की तरफ जा रही होती है। चाबी तो हर वक्त दीदी की साड़ी में टंगी रहती है, सीधे सीधे तो मिलने वाली है नहीं। तो फिर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। उस शाम दिव्या अपने कमरे में जाती है, मोबाइल निकालती है और एक दूसरे नंबर से कॉल मिलाती है और मुंह पर रुमाल रखकर बात करती है। फोन की घंटी बजती है। हेलो, मैं माया की माँ बोल रही हूँ। अरे बहन जी, सब ठीक तो है? मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप माया को कुछ दिन घर भेज दो। ठीक है। कॉल कट हो जाती है। कुछ देर बाद कमला देवी ने माया से कहती है, बेटा तेरी मम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कोई बात नहीं मम्मी, मैं उनसे फोन पर बात कर लूंगी, मैं घर नहीं जा रही हूँ। पर बेटा एक बार जाकर देख आती। माया ने कुछ नहीं कहती है, बस चुपचाप उठती है और अपने कमरे में चली जाती है। फेल हो गए। अगले दिन शिल्पा ने नई चाल चलती है। चलो आज हम सब शॉपिंग पर चलते हैं। वैसे भी राठौर अंकल के यहाँ शादी है, वहाँ के लिए कपड़े भी लेने हैं। हाँ बेटा तुम सही कह रही हो, आज संडे है, सबकी छुट्टी है। चलो सब चलते हैं। सबकी नजर माया पर होती है। नहीं मैं नहीं जा रही। पर बेटा तुझे भी तो कपड़े चाहिए होंगे। नहीं मम्मी, मैं पुराने कपड़ों में ही अपना काम चला लूंगी, आप लोग जाओ। अरे इसकी चाल फिर खराब हो गई, ये तो ऐसे नहीं हिलने वाली इस घर से, अब क्या किया जाए। अगले दिन के अलग अलग समय में तीनों देवरानियां कई बार माया के कमरे के पास से गुजरती हैं, कभी दबे पांव, कभी बहाने से, लेकिन हर बार नतीजा एक ही होता है, कमरा लॉक।
ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलने वाला, हमने हर तरीका ट्राई कर लिया है। दीदी 1 मिनट के लिए भी बाहर आती हैं तो कमरा बंद करके आती हैं। चाबी तो जैसे उनकी जान हो। शाम को तीनों गार्डन में बैठी होती हैं। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। क्या? ऐसा मौका बनाना जिससे दीदी खुद कमरे से बाहर निकले और बिना शक किए। पर कैसे? उसी समय तीनों रसोई में खाना बनाने जाती हैं। भगवान जी, हमें माफ कर देना, लेकिन हम ये सब अपने घर वालों के लिए ही कर रहे हैं। हमें वो राज जानना है जो दीदी ने कमरे में छुपाया हुआ है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? और क्या करने वाली हो? दीदी को एलर्जी है ना, उनके खाने में मिर्ची डाल दो ताकि उन्हें तेज बुखार हो जाए और लूज मोशन भी हो जाएंगे। शायद उनकी तबीयत खराब में हमें थोड़ा टाइम मिल जाए वो चाबी निकालने का। पर ये तो गलत बात है, किसी को नुकसान पहुंचाकर अपना काम निकालना। पर ये सब हम अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। हमें भी तो नहीं पता कि दीदी कमरे में अकेले क्या करती रहती हैं, और ऐसी कौन सी बात है जो उन्होंने हम सब से छुपा रखी है। रसोई से खाना परोसकर माया हमेशा की तरह अपनी प्लेट उठाकर सीधे अपने कमरे की ओर चली जाती है। तीनों देवरानियां चुपचाप एक दूसरे को देखती रहती हैं। कमरे का दरवाजा बंद होता है। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि ऊपर से अचानक उल्टी की आवाज आती है, फिर तेज खांसी की। माया ने खाना मुश्किल से 1-2 टुकड़े ही खाया था। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, उसका शरीर कांपने लगता है, माथे पर पसीना आ जाता है। मिर्ची से एलर्जी होने के कारण उसका शरीर तुरंत रिएक्ट कर देता है। माया लड़खड़ाती हुई दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है, सीढ़ियों के सहारे पकड़कर नीचे उतरने लगती है। उसी वक्त नीचे बैठे कमला देवी और मोहन जी की नजर उस पर पड़ती है। हे भगवान माया, ये क्या हालत बना ली है? अरे आयुष, मयंक, जल्दी आओ। अरे देखो तुम्हारी भाभी की कितनी तबीयत खराब हो गई है। दोनों देवर भागते हुए आते हैं। माया का सिर झुक जाता है, आंखें बंद होने लगती हैं। बेटा, देखने से क्या होगा, जल्दी अस्पताल लेकर चलो। आयुष और मयंक ने माया को संभाल लेते हैं। जैसे ही वो उसे पकड़कर बाहर की ओर ले जाने लगे, कुछ जमीन पर गिर जाता है। एक छोटी सी चाबी जो माया की साड़ी में टंगी होती है। चाबी गिरते ही सबका ध्यान माया पर ही होता है, लेकिन तीनों देवरानियों की नजर उसी पल जमीन पर पड़ती है। उनकी आंखें एक साथ चमक जाती हैं। चाबी उठाकर तीनों देवरानियां भागती हुई ऊपर पहुंचती हैं। नेहा के हाथ में चाबी होती है। शिल्पा ने दरवाजा खोलती है। अंदर कमरा बिल्कुल साधारण होता है। बिस्तर, अलमारी, मेज, सब कुछ वैसा ही जैसा किसी भी कमरे में होता है। तीनों ने जल्दी जल्दी हर कोना छान मारती हैं। अलमारी खोली, दराजें देखी, बिस्तर के नीचे झांकती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। अगर दीदी के कमरे में कुछ है ही नहीं तो फिर इसे हमेशा बंद करके क्यों रखती हैं? कुछ तो है, वरना इतनी सुरक्षा, इतनी बेचैनी, ये सब बेकार नहीं हो सकता। तीनों कमरे में और गहराई से देखने लगती हैं। तभी दिव्या की नजर सामने टंगे लाल कपड़े पर पड़ती है। वही कपड़ा जिसे वो पहले भी एक झलक में देख चुकी होती है। यही कुछ छुपा रहा है। वो लाल कपड़े को खींच देती हैं। कपड़ा हटते ही सामने एक छोटा सा दरवाजा दिखता है, दीवार के अंदर छुपा हुआ। देखो, असली रास्ता यहाँ छुपा है। अब समझ आया इतनी चाबियां क्यों रखती थी। वो एक एक करके हर चाबी लगाकर देखने लगती हैं। आखिरकार एक चाबी से दरवाजा खुल जाता है। अगले ही पल उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर का कमरा किसी अस्पताल जैसा माहौल होता है। एक कोने में व्हील चेयर, पास ही स्ट्रेचर, दीवार पर लगी बीपी मशीन, मेज पर रिकॉर्डिंग मशीन और सामने कुछ कागज और एक छोटे बच्चे की तस्वीरें होती हैं। हे भगवान, ये सब क्या है? तीनों जमीन पर बैठ जाती हैं। हाथ कांप रहे होते हैं। दिव्या ने रिकॉर्डिंग मशीन का बटन दबा देती है। रिकॉर्डिंग चलने लगती है। मैं इस घर की जेठानी हूँ और 6 साल पहले मेरा बेटा अपाहिज पैदा हुआ था। मैंने उसे इस दुनिया से छुपा कर पाला है, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो लोग हमारे बारे में क्या क्या कहेंगे। मम्मी जी आज बच्चे न होने का ताना देती हैं, कल अपाहिज होने का देंगी। इसीलिए मैंने अपने बेटे को सबसे छुपा कर रखा है ताकि मैं उसकी हिफाजत कर सकूं। ये कमरा मेरा गुनाह नहीं, मेरी मजबूरी है। रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। हमने दीदी को कितना गलत समझा। वो अपने बच्चे को नहीं छुपा रही थी, वो उसे दुनिया की बेरहमी से बचा रही थी। असल खुफिया राज ये नहीं कि कमरे में क्या है, असल राज ये था कि माया दीदी अकेले कितना दर्द सह रही थी। खुफिया कमरे के अंदर तीनों देवरानियां अब हर चीज को नए नजरिए से देख रही होती हैं। उनकी नजर सामने की दीवार पर पड़ती है। वहाँ एक और छोटा सा दरवाजा होता है, आधा खुला हुआ। वो देखो, वहाँ एक और दरवाजा है। तीनों आगे बढ़ती हैं। जैसे ही दरवाजा खोलती हैं, उनकी आंखें भर आती हैं। अंदर एक छोटा सा बच्चा स्ट्रेचर पर लेटा होता है। शरीर कमजोर लेकिन चेहरा मासूम। उसके पास डॉक्टर की फाइलें, दवाइयां और मशीनें रखी होती हैं। ये तो डॉक्टर की रिपोर्ट है दीदी। इसके इलाज के लिए डॉक्टरों के पीछे पीछे जाती रही है। देखो, बच्चा कितनी शांति से लेटा है, जैसे उसे दुनिया का डर ही नहीं पता। लेकिन दीदी ने ये बात सबसे छुपाई ही क्यों?
अगर बता देती तो सब उनका साथ देते। तुम नहीं जानती, ये समाज इंसान को जीने नहीं देता। आज बच्चा ना होने का ताना, कल अपाहिज होने का ताना। दीदी इस डर से जी रही होंगी कि अगर बच्चा बाहर आया तो दुनिया उन्हें तानों से मार डालेगी, इसीलिए उन्होंने सब कुछ अकेले सह लिया। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बहुत हिम्मत चाहिए ये सब करने के लिए, पूरी दुनिया से छुपकर अपने बच्चे को पालना। दीदी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा ये नहीं कि उन्हें दोषी ठहराया जाए। सजा ये कि अब उन्हें अकेले नहीं रहने दिया जाए। अब हम इस बच्चे को इस कमरे में बंद नहीं रहने देंगे, इसकी सच्चाई सबके सामने लाएंगे और इसे एक नई दुनिया दिखाएंगे, अंधेरे कमरे से बिल्कुल अलग। तीनों एक दूसरे की ओर देखती हैं और फिर एक साथ हाथ पर हाथ रखती हैं। अब दीदी अकेली नहीं है। और तीनों ने अपने जुड़े हुए हाथ हवा में उछाल देती हैं। कुछ दिन बाद माया हॉस्पिटल से घर लौटती है। चेहरा पीला, आंखों के नीचे थकान की गहरी लकीरें। सास ससुर चिंता में खड़े होते हैं, लेकिन माया बिना किसी से नजर मिलाए सीधा सीढ़ियों की ओर बढ़ जाती है। दीदी, आपके लिए कुछ खाने को ले आऊं? नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। घर पहुंचते ही माया घबराहट में इधर उधर देखने लगती है, हर दराजें खोलती है। दीदी, आप क्या ढूंढ रही हैं? कुछ नहीं, मेरी चाबी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। दीदी, लाओ हम ढूंढ देते हैं। नहीं नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगी। लेकिन तीनों देवरानियां एक दूसरे को देखती हैं और कमरे की ओर बढ़ जाती हैं। रुको तुम लोग, मेरे कमरे में मत जाओ, मैं खुद देख लूंगी। दरवाजा खुलता है, तीनों अंदर कदम रखती हैं। दीदी, यही चाबियां हैं ना आपके कमरे की? तुम्हारे पास मेरे कमरे की चाबी कैसे आई? दीदी, जब आप यहाँ नहीं थी हमने सब देख लिया, सब समझ लिया आप क्या छुपा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में जाने की? मेरी जिंदगी में दखल मत दो। दीदी, आपने ठीक नहीं किया, वो बच्चा हमारे घर का है, आपको ये बात सबको बतानी चाहिए थी। अगर आप हमें बता देती तो हम बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाते। आप अकेली ये बोझ क्यों उठाती रही? तुम नहीं जानती ये समाज क्या क्या कहता है। ये सब क्या हो रहा है? सास ससुर दोनों, देवर और बाकी घरवाले कमरे में आ जाते हैं। इतना चिल्लाना क्यों? कौन सी बात छुपाई जा रही है? प्लीज किसी को कुछ मत बताना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं दीदी, अब नहीं, अब इस बच्चे की सच्चाई सामने आएगी और इस बार आप अकेली नहीं होंगी, हम सब आपके साथ हैं। पूरा परिवार एक एक करके उस कमरे में आकर खड़ा हो जाता है। माहौल में अजीब सी खामोशी है। माया बार बार सिर हिलाते हुए हाथ जोड़ती रहती है। नहीं प्लीज, किसी को कुछ मत बताना, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन देवरानी आगे बढ़ती है और सारी सच्चाई बता देती है। मम्मी जी, दीदी का एक बच्चा है। ये शब्द सुनते ही पूरा घर जैसे सन्न रह जाता है। सबकी नजरें एक साथ माया पर टिक जाती हैं। किसी को समझ ही नहीं आता कि क्या बोलें। हाँ मम्मी जी, ये बात हमसे भी छुपाई गई। दीदी ने किसी को कुछ नहीं बताया। क्या? तभी नेहा पीछे जाती है और खुफिया कमरे का दरवाजा खोलकर धीरे धीरे बच्चे को व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर ले जाती है। बच्चा चुपचाप मासूम आंखों से सबको देख रहा होता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। माया, ये सब क्या है? ये बच्चा और ये जो कह रही है, क्या ये तेरा बच्चा है? हमें आज तक कुछ क्यों नहीं पता था? माया की हिम्मत टूट जाती है। वो फर्श पर बैठ जाती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हाँ मम्मी जी, ये मेरा ही बच्चा है। कमला का दिल जोर से धड़क उठता है। ये तो 5वां महीना है, मेरा बच्चा कैसा है? माया जी, सुनकर दुख होगा, आपका बच्चा शायद चल नहीं पाएगा। पैरों में कोई गंभीर समस्या है, ये बचपन में भी सुधारना मुश्किल होगा। माया को बड़ा झटका लगता है। उसके हाथ लड़खड़ाते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? माया ससुराल लौटती है, पर वो किसी को भी सच नहीं बताती। सास ससुर से झूठ बोलती है। मम्मी की तबीयत अभी बहुत खराब है, 4-5 महीने बाद ही घर आ पाऊंगी। सास ससुर भी कुछ नहीं पूछते। माया वो अपने मायके आती है। मायके में माया अपने बच्चे को जन्म देती है। छोटा, मासूम, लेकिन शरीर से कमजोर बच्चा। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, कोई नहीं जान पाएगा कि तुम्हें ये बीमारी है। फिर वो अपने ससुराल लौटती है। ससुराल में वो बच्चे को अपने साथ छुपा कर ले आती है। पूरा परिवार एक साथ आगे बढ़ता है। सास ससुर सबसे पहले बच्चे के पास जाते हैं। माया बच्चे को व्हील चेयर पर बिठाई खड़ी होती है। उसके हाथ पांव कांप रहे होते हैं। कमला बच्चे के पास झुककर धीरे धीरे उसे अपनी बाहों में ले लेती है। बच्चा करीब 5 साल का होता है। इतने लोगों को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं और वो रोने लगता है। डरो मत बेटा, मैं तुम्हारी दादी हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मोहन जी भी पास आते हैं। बच्चे का हाथ अपने हाथ में लेते हैं। वो जेब से चॉकलेट निकालकर उसके हाथ में थमा देते हैं। और मैं तुम्हारा दादा हूँ बेटा, देखो दादा चॉकलेट लाए हैं। बच्चा चॉकलेट देखकर थोड़ा शांत होता है। सिसकियां कम हो जाती हैं। मम्मी जी, यही हमारे घर का पहला चिराग है,
और यही इस घर का असली वारिस भी है। तभी महेंद्र आगे आता है, उसकी आंखें लाल हैं, आवाज कांप रही होती है। माया, मेरे अपने बच्चे को तुमने इतने सालों तक क्यों छुपा कर रखा? ये बात तुमने मुझसे भी नहीं कही। मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ तुम इसके पिता हो, लेकिन मुझे डर था, मुझे लगा तुम इसे अपनाओगे नहीं। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे माया? मैं अपनी ही औलाद को नहीं अपनाऊंगा। ये मेरा बच्चा है, मेरी जान है। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती। मुझे लगा मेरा कोई साथ नहीं देगा, समाज इसे तानों से तोड़ देगा। कमला आगे बढ़ती है, वो हल्का सा थप्पड़ मारती है और उसी पल माया को जोर से गले से लगा लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? ये हमारा बच्चा है, हम इसे अलग कैसे समझ सकते हैं? जितना प्यार माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं उतना ही इससे करेंगे। अम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे भी डरती थी। नहीं बहू, गलती मेरी भी है, मैंने तुझ पर बहुत दबाव डाला। आज समझ में आया कि तू अंदर ही अंदर कितना टूट रही थी। मोहन बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं, पूरे कमरे में एक अजीब सा सुकून फैल जाता है। अरे अब ये सब छोड़ो, अब हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना है। मैं अपने पोते के नाम पर एक शेल्टर खुलवाऊंगा अपाहिज बच्चों के लिए, जहां हर बच्चा सम्मान से प्यार से रह सके, और वो शेल्टर इसी के नाम पर होगा। पूरा परिवार भावुक हो जाता है। बच्चा पहली बार हल्की सी मुस्कान देता है। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार उस नए सेंटर के उद्घाटन के लिए पहुंचता है। सेंटर के बाहर रंग बिरंगे गुब्बारे, फूलों की सजावट और अपना घर गोलू सेंटर लिखा बोर्ड लगा होता है। मोहन गोलू को व्हीलचेयर से उतारकर आगे लाते हैं, रिबन उसके हाथ से कटवाते हैं। आज इस सेंटर का उद्घाटन हमारा पोता करेगा। सबकी निगाहें गोलू पर टिक जाती हैं। गोलू मासूम सी मुस्कान के साथ रिबन काट देता है। तालियों की गूंज पूरे माहौल में फैल जाती है। गोलू जोर जोर से हंसने लगता है। पहली बार इतना खुश होता है। माया ये सब देखकर इमोशनल हो जाती है। वो झुककर अपने बेटे को गले लगा लेती है। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे तेरे परिवार से छुपा लिया, लेकिन आज देख, यही तेरा असली परिवार है, जो तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगले दिन माया गोलू को लेकर ड्राइंग रूम में आती है। मम्मी जी, 1 हफ्ते बाद गोलू का बर्थडे है। अरे, मेरे पोते का पहला बर्थडे? मैं तो बहुत बड़ी दावत रखूंगी। कल से ही तैयारी शुरू करवा दो। घर ऐसा सजा होना चाहिए जैसे शादी हो। तीनों चाचू गोलू को कंधे पर बिठा लेते हैं। अरे, गोलू का बर्थडे, इस बार तो धमाल पार्टी होगी। बर्थडे के दिन पूरा घर रोशनी, फूलों और गुब्बारों से सजा होता है। मेहमान, रिश्तेदार और कई बच्चे पार्टी में आए होते हैं। गोलू बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। वो हाथ हिलाकर उन्हें अपने पास बुलाने लगता है। हाँ बेटा, ये सब तुम्हारे दोस्त हैं। आज मेरी बहू ने मेरी सोच से पर्दा हटा दिया। मैं दिन रात माया को ताने देती रही और उन्हीं तानों की वजह से उसने इतनी बड़ी बात छुपाई। पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करो। वो कमला के कंधे पर हाथ रख देते हैं। तभी महेंद्र आवाज लगाता है।